आपको वो मिल जाएगा, तो आप डोंट वरी अबाउट दैट। आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की। जो मैंने आपसे बोला था कि सेकंड लेवल है, जो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए पहला लेवल यही होता है कि इंटरमीडिएट लेवल। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इसके पेपर होंगे, क्या सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने होंगे। अब आपको सब्जेक्ट्स और पेपर समझ आ गया होगा कि पेपर तो एक ही होगा, लेकिन उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने पड़ सकते हैं। तो इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स क्या है, जैसे फाउंडेशन में 4 पेपर थे, सिमिलरली इंटरमीडिएट में 8 पेपर हैं। 8 पेपर का मतलब ये है कि उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 4 का, यानी कि एक ग्रुप में 4 पेपर, सेकंड ग्रुप में भी 4 पेपर। आप एग्ज़ाम को चाहे एक ग्रुप सिंगल ग्रुप वाइज भी दे सकते हैं और टोटल दोनों ग्रुप भी दे सकते हैं। मींस आप एक बारी में 4 पेपर भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक बारी में 8 के 8 पेपर एक साथ भी दे सकते हैं, अगर आपका वैसा जिगरा है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं पेपर की, कौन कौन से पेपर हैं ग्रुप वाइज। पहले ग्रुप की बात करते हैं, पहले ग्रुप में कौन कौन से पेपर हैं। पहले ग्रुप में स्टूडेंट्स देखो 4 पेपर है। सबसे पहला फिर अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी नाम है, तो आपको हर लेवल पे ये पेपर तो आपका पीछा छोड़ने ही नहीं वाला है। अगर आपने 11th-12th में लाइटली पढ़ी थी तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर भी पूरी अकाउंटेंसी ही पढ़नी ही है। तो आपको 11th-12th में अगर उन्होंने स्किप भी करी थी या लाइटली पढ़ी थी तो यहाँ आपको डिटेल में पढ़ा के छोड़ेंगे इंस्टीट्यूट वाले। तो आपका पहला पेपर होगा अकाउंटिंग को लेकर। सेकंड, जो यहाँ पर भी हर एक एग्ज़ाम जो है आपका 100 मार्क्स का ये होगा, और ये प्योरली अब सब्जेक्टिव मार्क्स एग्ज़ाम होंगे। यहाँ पर कोई एमसीक्यू वाला सिस्टम नहीं है, एक्सेप्ट 20 to 30 मार्क्स का हर एक पेपर में कुछ एक पेपर में होता है, उसका मैं आपके साथ बाद में बताऊँगा। लेकिन वैसे एक मोस्टली पेपर जो है सब्जेक्टिव ही है, एक्सेप्ट इन सर्टेन एग्ज़ाम्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, अदरवाइज़ पूरा पेपर सब्जेक्टिव ही होता है। तो पेपर 1 की बात करते हैं। अकाउंटिंग की मैंने बात आपके साथ डिस्कस करी। इसमें क्या होगा, आपकी जो अकाउंटिंग है क्लास 11-12 के सर्टेन पोर्शंस होंगे, बट अब मोस्टली आपको न्यू चीज़ें पढ़ाई जाएंगी यहाँ पर। तो ये हो गई इंटरमीडिएट के पेपर 1 की बात। नंबर 2 पे जो पेपर 2 है इसका है वो है लॉ का ही, कॉरपोरेट एंड अदर लॉ। हमने फाउंडेशन में पढ़ा था बिजनेस लॉ, और यहाँ पर आ गया कॉरपोरेट एंड अदर लॉ। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल लॉज पढ़ने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, बहुत सारे लॉज होंगे, उनके बारे में आप डिटेल में यहाँ पर स्टडी करोगे, केस स्टडीज़ होती हैं। तो बहुत ही कुछ स्टूडेंट को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लगता है और कुछ स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है केस स्टडीज़ के एस्पेक्ट से। लेकिन जिनको इंटरेस्टिंग लगता है वो एक लिमिटेड कैटेगरी होती है, बट जिनको एक्चुअल में इंटरेस्टिंग लगता है उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी में आपको फ्यूचर में प्रैक्टिस भी करना है। थर्ड पेपर की बात करते हैं, जिसके अंदर होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें क्या है, आपको सारी कॉस्ट अकाउंटिंग बताई जाएगी कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे मेज़र की जाती है, डिसीजन मेकिंग प्राइस कैसे लिए लगाए जाते हैं उनके, और उसकी एक्चुअल में जो कॉस्टिंग है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाई जाएंगी। फोर्थ पेपर जो है टैक्सेशन का, जो मैंने आपको बात शुरू में करी थी कि सीए क्या सिर्फ अकाउंटेंसी की फील्ड में प्रैक्टिस करता है, नहीं स्टूडेंट्स, वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। जो बहुत सारे सीएस होते हैं वो टैक्सेशन में भी प्रैक्टिस करते हैं, और टैक्सेशन की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। पहले मेजर लेवल पे जो होता है उसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट मतलब जीएसटी और कस्टम वगैरह जो हो गए। तो यहाँ पर आपको दोनों ही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं ग्रुप 2 की। ये हो गई ग्रुप 1 की बात, जो 4 पेपर है 100 मार्क्स से ईच। ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। ग्रुप 2 में कितने पेपर हैं, उसमें भी 4 ही पेपर हैं। पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग का। मैंने आपके साथ बताया ग्रुप 1 में भी आपके साथ अकाउंटिंग था और फाउंडेशन में भी अकाउंटिंग था, और यहाँ पर भी आपको एडवांस अकाउंटिंग फिर पढ़ाएंगे। तो नाम का ही एडवांस होता है, मोस्टली चीज़ें इसमें आपकी कंटिन्यूशन में भी चलती हैं और थोड़ी बहुत नई चीज़ें आती है। तो कॉम्प्लिकेशन इतना कुछ होता नहीं है, बस वो नाम से ऐसे एडवांस लगता है तो बच्चों को लगता है कि बहुत कोई रॉकेट साइंस पढ़ाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेपर की ओर प्रोसीड करते हैं, पेपर 6। ये भी सारे सब्जेक्टिव पेपर 100 मार्क्स ईच के ही हैं। जो पेपर 6 है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जिसके लिए सीए एक्चुअल में ऑथराइज होते हैं ऑडिट करने के लिए, वो ये सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। ये बहुत सारे स्टूडेंट को बोरिंग लगता है, रुलाता है, डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें जो होता है लैंग्वेज का बहुत सारा रोल होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें मार्क्स की कंप्लेन रहती है, बट आपको स्टडी करना पड़ेगा। और डिफ़िकल्ट इसलिए भी लगता है क्योंकि आपसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस फील्ड में एक्सेल करें, क्योंकि ये आपका कोर एरिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नाम जो है उसके बाद पेपर 7 की ओर प्रोसीड करते हैं, वो है EIS एंड SM का। EIS मतलब एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और SM जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट EIS मतलब जो है कंप्यूटर एंड IT रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत सारे स्टडी करवाए जाएंगे। आप ये सोच रहे हैं कि हमारे को
आईटी और कंप्यूटर सेगमेंट से क्यों पढ़ाया जा रहा है, बट ऐसा इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं। जैसे कि अगर मैं किसी आप बैंक की बात करूँ जहाँ, या फिर किसी एक टेलीकॉम कंपनी की बात करूँ, एयरटेल या जियो की, तो यहाँ पर आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन के बिना तो कुछ आप सोच भी नहीं सकते, कोई एक एक्टिविटी एक पत्ता भी हिलता हो इनके यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ऑडिटिंग करने से पहले आपको आईटी की एक नॉलेज होनी चाहिए, जो आपसे एक्सपेक्टेड है आप इस सब्जेक्ट की हेल्प से गेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। उसके बाद होता है पेपर नंबर 8, जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और इकोनॉमिक्स जो है फाइनेंस से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स आपका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो ये पेपर 8 है। बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और वेरी इंटरेस्टिंगली ये सारे सब्जेक्ट, इसमें से मोस्टली सब्जेक्ट आपको अपनी ग्रेजुएशन में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पढ़ोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ग्रेजुएशन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर बहुत ही ईजी और कप केक के बराबर लगेंगे वो सब चीज़ें आपको। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग फाइनल लेवल की ओर। ये तो आपके साथ मैंने इंटरमीडिएट का शेयर कर दिया। इंटरमीडिएट का भी पासिंग क्राइटेरिया एक बार पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं फाइनल की ओर प्रोसीड करूँगा। ये रहा इसका पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया में क्या है, जैसे स्टूडेंट्स 50% वाली बात तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि 50% मार्क्स तो आपको इन एग्रीगेट हर एक लेवल पर चाहिए ही चाहिए, मतलब हर एक ग्रुप में आपके 50% मार्क्स टोटलिटी में होने चाहिए। सेकंड थिंग, इंडिविजुअली 40% की बात करी थी तो वो भी यहाँ पर भी प्रिवेल करता है, यानी कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स, इन टोटलिटी 50% मार्क्स आपको गेन करने होंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, लेट सपोज आप दोनों ग्रुप्स देते हैं और आपके एक ग्रुप में 50% से अबाव आते हैं और सेकंड ग्रुप में आपका किसी पेपर में 40% से कम है या इन टोटलिटी 50% से कम है, तो उस केसेस में क्या होगा। स्टूडेंट्स देखो, इसमें रोल आता है। पहले बात करते हैं कि अगर आपके इन टोटलिटी जो है 50% एक ग्रुप में कम है, सेकंड में ज़्यादा है, तो आपके यहाँ पर मार्क्स सेट ऑफ हो जाएंगे। लेट सपोज 400 दोनों ग्रुप के अलग अलग जो होते हैं टोटलिटी होती है। एक में आपके आ गए 450, सॉरी 250, 400 में से आपके 250 मार्क्स आए, और सेकंड सिनेरियो में आपके मार्क्स आ रहे हैं 400 में से 150 या 160 लगा लो। तो इस केस में आपका सेट ऑफ हो जाएगा एंड यू विल बी डिक्लेयर्ड पास, अगर आपने दोनों ग्रुप्स एक बारी में दिए हैं और प्रोवाइडेड आपके हर एक पेपर में 40% मार्क्स आ रखे हैं। तो अब बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल की। अगर आपके किसी भी पेपर में 40% से कम है, लेट सपोज इस वाले ग्रुप में 40% से किसी भी पेपर में कम है, तो ये वाला ग्रुप आपका नल हो जाएगा और आपको ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप क्लियर पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड आपके यहाँ पर सारे पेपर में 40% से अभाव थे। अब बात करते हैं अपोजिट केस में। यहाँ पर 40% से कम है तो आप इस वाले केस में, अगर 40% से कम है तो आप फेल डिक्लेयर किए जाओगे उस केस में। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्रीगेट मार्क्स और पासिंग क्राइटेरिया बताया। इसके बाद एक चीज़ और होती है जो स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होती है, स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्शन, यानी कि एक तरीके से रीअपीयर सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पर वापस आ जाता है। इसमें क्या है एग्जाम्शन में, स्टूडेंट्स देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक पेपर में फेल होते हैं तो आपको सारे पेपर में फेल डिक्लेयर किया जाता है। बट अगर आपके किसी भी पेपर में 60 से अबव हैं, लेट सपोज आपके इंटरमीडिएट लेवल पे 4 पेपर हैं, 1 2 3 एंड 4, आपके ऐसे ऐसे मार्क्स आए 35 45 55 और सॉरी इसको ले लो आप 25 ले लो, तो और इस केस में आ गए आपके 75। तो आपका एग्रीगेट चाहे 200 से क्रॉस कर रहा हो ना कर रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसमें फेल हैं तो फेल तो हो ही गए आप। बट इस केस में आपके 60 से अबव मार्क्स हैं तो आपको ये वाला पेपर एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम का मतलब आने वाले नेक्स्ट 3 जो आप अटैम्प्ट दोगे या नहीं भी दोगे, जो आने वाले अपकमिंग 3 अटैम्प्ट्स होंगे, उन केसेस में आपको ये वाला पेपर नहीं देना है, आपको सिर्फ ये 3 पेपर क्रैक करने होंगे, यानी कि आपको ये वाला पेपर एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपको सिंगल सीटिंग में जितने भी पेपर 2 में मिलती जनरली, अगर आपके 2 पेपर में 60+ मार्क्स होंगे तो आपको एग्जाम्शन उनमें मिल जाती है, बाकी रिमेनिंग पेपर आपको अपकमिंग अटैम्प्ट्स में देने होते हैं। अब बात करते हैं अपकमिंग अटैम्प्ट्स में जो 50% वाला क्राइटेरिया है, यानी कि अपकमिंग अटैम्प्ट में जैसे अभी हमने 75 मार्क्स ले लिए थे, 200 में से आपके 75 तो वहाँ सिक्योर हो गए, तो अब आपको कितने चाहिए, 125 मार्क्स चाहिए। तो अगर आप अपकमिंग अटैम्प्ट में 3 पेपर में बैठ के अगर इन 3 पेपर में आप 45 मार्क्स भी लेकर आ जाओगे तो भी आप पास डिक्लेयर हो जाओगे। मस्ट क्राइटेरिया ना पास होने के लिए वाला, तो ये है एग्जाम्शन का क्राइटेरिया। सिमिलरली ये सेकंड ग्रुप में भी ऐसा चलता है, ये है एग्जाम्शन क्राइटेरिया जो फाउंडेशन में नहीं होता, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पर होता है ये। ठीक है,
ये मैंने एग्जाम्शन के बारे में आपको बता दिया। अभी आ गया कि इसको ज्वाइन कैसे करा जाए, जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। कि इसके लिए देखो स्टूडेंट्स, आपके लिए अगर डायरेक्ट रूट से आप आ रहे हैं तो आपका फाउंडेशन लेवल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम फॉर्म होता है, वो आपने सबमिट कर दिया हो, तो वो है इसके लिए जो एग्ज़ाम सेटिंग के क्राइटेरिया मैंने आपके साथ वो बता रहा हूँ कि आपका इंटरमीडिएट लेवल में रजिस्ट्रेशन अलग से हो जाना चाहिए। वो मैं डिटेल में बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वो मैं आगे बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद एक एग्ज़ाम फ़ी होती है, आपने वो पे कर दी होनी चाहिए। उसके बाद ग्रुप वाली बात मैंने बताई दी, आपकी चॉइस है कि आप एक ग्रुप या दोनों ग्रुप दोनों एक साथ दे सकते हो। और ये वाला एक क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये है कि 8 मंथ्स, यानी कि जिस दिन आप इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसके एटलीस्ट 8 मंथ्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। और जो बच्चे डायरेक्ट रूट से आ रहे हैं उनकी 9 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, यानी कि जो फाउंडेशन रूट से आ रहे हैं उनकी 8 मंथ की एटलीस्ट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। जो बच्चे फाइनल्स उसमें डायरेक्ट रूट से आ रहे हैं उनकी 9 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये एक क्राइटेरिया इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। यानी कि अगर कोई बच्चा, अगर मान के चलो 31 जुलाई को, डायरेक्ट रूट की बात करो, 31 जुलाई को अगर वो सीए प्रोग्राम ज्वाइन करता है इंटरमीडिएट को और अपनी आर्टिकलशिप यानी कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ से उसके मिनिमम 9 मंथ काउंट होंगे। उसके बाद जो सबसीक्वेंट अटैम्प्ट फॉल करेगा वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा उस अटैम्प्ट के लिए। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट होते हैं, वो भी बता देते हैं सारे के सारे साथ में। मैं सीए में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमेशा मई, हर साल 2 बार होते हैं, मई एंड नवंबर। यही आपकी ज़िंदगी बन जाएगी आगे, बस और कुछ नहीं। 2 अटैम्प्ट लगते हैं, एक साल आपकी एज बढ़ जाती है, एक साल बीत जाता है। तो मई में आपका आईपीएल चल रहा होता है, नवंबर में आपकी दिवाली चल रही होती है, तो दोनों के दोनों आपको